नमस्कार मित्रों। रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिर गया है और भारतीय रुपए का गिरना इस तरीके का रहा है पिछले 1 साल में, जो खबर बना है और इतना लंबा और इतना बड़ा ये गिरावट का दौर रहा है कि इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। इस तरीके से रुपया क्यों गिर रहा है? 89 रुपए से भी ज्यादा, बल्कि आज तो 90 रुपए से भी ज्यादा डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरा। इसकी वजह क्या है और हमारे और आपके ऊपर इसका असर क्या है? इसी को समझने की कोशिश है और इसके लिए मेरे साथ है मेरी अ, बहुत ही पुरानी मित्र और पत्रकार साथी ज्योति तनेजा, जो कि आर्थिक विषयों में बहुत रुचि रखती हैं। इसलिए मैंने तय किया कि आज इनकी समझ से हम लोग समझें और इनकी नज़र से देखें कि रुपए की ये गिरावट क्यों है और इसका हमारे और आपके ऊपर असर क्या है। वेलकम ज्योति, स्वागत है आपका। अ, थैंक यू। आपकी आपका इनिशियल रिमार्क क्या है? क्या लगता है आपको ये जो डाउनफॉल है, ये इतना स्टीप, इतना तीखा क्यों दिखा हम लोगों को पिछले कुछ महीनों में, और खासकर जो आज दिखा वो तो हाहाकार ही था। बिल्कुल, आज हाहाकारी गिरावट देखने को मिली 90.25 के लेवल तक का जो रुपया है वो गिरा है। अच्छा, मैं ये शुरू करूँ उससे पहले मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रिमार्क याद आ रहा है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि भई अब देश की साख क्या नहीं गिर रही? और आपको याद होगा वो दौर देव, जब बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो थे वो ट्वीट किया करते थे। अमिताभ बच्चन साहब हुँ। करते थे, शिल्पा शेट्टी करती थी, जूही चावला करती थी। श्री श्री रविशंकर ने तो यहाँ तक कहा था कि भैया जब मोदी जी सरकार में आ जाएँगे तो रुपया ₹40 पर आ जाएगा। अब काले धन की बात तो बाबा रामदेव ने भी बहुत की थी, अक्षय कुमार इस तरह की बातें करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज सेलिब्रिटीज़ के लिए ना महँगाई उन्हें कचोड़ती है, ना उन्हें महँगाई से दिक्कत होती है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अब दिक्कत होती है। अब रुपया भी अगर गिरता रहे तो गिरता रहे, उनकी उसकी कोई परवाह नहीं है। तो कम से कम ये सेलिब्रिटीज़ को याद दिलाना बड़ा ज़रूरी था। हम वही हैं देव, जो हम पहले भी सवाल उठाते थे, हम आज भी सवाल उठाते हैं। हम सिलेक्टिव नहीं हैं उन सेलिब्रिटीज़ की तरह कि हम पहले सवाल उठाते थे, हम इस गवर्नमेंट में सवाल नहीं उठाएँगे, हम उस गवर्नमेंट में सवाल उठाएँगे। हम पहले भी सवाल उठाते थे, हम आज भी सवाल उठा रहे हैं और इसीलिए हम पर भी सवाल खड़ा होता है। एनीवेज़, आपने ज़िक्र किया कि रुपए के गिरने की जो वजह है। देखिए, रुपए का गिरना तो अनवरत जारी है। हम सभी जानते हैं कि डॉलर जो है एक स्टैंडर्ड करेंसी है पूरे विश्व की। जब उस डॉलर की माँग होती है, तो फिर रुपया या कोई भी देश की करेंसी जो है वो कमज़ोर होती है। अब भारत के लिए स्थिति ये है कि 3 इसके बड़े रीज़न्स हैं जो रुपये में गिरावट हो रही है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि एफआईआईज़ जो है वो मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और इस साल एफआईआईज़ ने बहुत पैसा मार्केट से निकाला है और ये अनवरत जारी है। जब वो मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं तो रुपए की गिरावट, जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है। नंबर 2, अभी तक तो हमारी उसके जो पैसा निकालने से हमारा अमेरिका रुपया है, क्यों कमज़ोर हो उसे रहा है ट्रेड ज्योति? डील सॉरी टू मैं इंटरप्ट। सारे 3 कारण पूरे कर दूँ फिर आप कहिएगा। ज़रूर। जो ट्रेड डील है वो हमारी अब तक नहीं हो पाई है। एक हुँ। असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। क्या होगा? 50% का टैरिफ हम पर अभी भी लगा हुआ है। हालाँकि संकेत ट्रम्प की तरफ से दिए गए कि भैया भारत ने रशिया से तेल लेना काफ़ी कम कर दिया है। तो जो टैरिफ है उसमें थोड़ी ना कुछ छूट मिलेगी। नंबर 3 हुँ। ये है कि अभी जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो डॉलर को दबा कर बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि भई अब रूपी तो जिस तरह से कमज़ोर हो रहा है, रूपी कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मज़बूत हो रहा है, थोड़ा-सा और अगर कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर जब वो डॉलर निकालेंगे तो उनको ज़्यादा रूपी मिल जाएगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। और जो इम्पोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि हम अपने बिल्स फटाफट से क्लियर करें, हम डॉलर फटाफट खरीद लें, अब रुपए की हालत आने वाले वक़्त में पता नहीं क्या हो जाएगी। तो ये सप्लाई और डिमांड जो एक डॉलर का है, उसकी वजह से भी स्थिति जो है वो कमज़ोर हुई है और ज़ाहिर तौर पर जब डॉलर मज़बूत होता है और रुपये कमज़ोर होता है, तो इसका असर देश की अंतर्राष्ट्रीय साख पर भी पड़ता है। हुँ। जैसा कि मोदी जी कहा करते थे जब वो गुजरात के सीएम थे। अब बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऐसा क्या हुआ कि उनको इसकी चिंता नहीं है? या चिंता है तो कभी ज़ाहिर क्यों नहीं होती? और अगर ज़ाहिर नहीं होती तो हम क्या समझें? बहरहाल आपने 2-3 रीज़न बताए, एफआईआईज़ का पैसा निकालना, ट्रेड डील पर असमंजस की स्थिति और जो सप्लाई और डिमांड का जो इक्वेशन है। इन बिल्कुल। सब के इतर एक आम आदमी को अगर आप ज्योति ये बताना चाहें, अपने खुद के जर्नलिस्टिक अनुभव से अगर आप ये समझाना चाहें कि इससे उस आखिरी आदमी पर जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बाज़ार का उतार-चढ़ाव कभी-कभी देख लेता है, क्या असर पड़ेगा?
बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर जब देश की करेंसी वीक होती है तो उसका असर होता है। पहला असर तो देखिए ये होता है एक आम आदमी पे, हम सब पर जो पड़ता है, महँगाई बढ़ने की संभावना उस पर रहती है। चूँकि जो तेल आप बाहर से ले रहे हैं, क्रूड ऑयल आ रहा है, वो महँगा हो जाएगा और जब क्रूड ऑयल महँगा होता है तो पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ते हैं। पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ने का सीधा असर महँगाई पर पड़ता है। सोना-चांदी महँगा हो जाएगा। नंबर 3 ये है कि जो लोग अब ये तो आम लोग तो नहीं जाते हैं, हम जैसे लोग तो रोज़-रोज़ नहीं घूमने जाते हैं विदेशों में। लेकिन जो लोग विदेश घूमने चाहते हैं, जाना चाहते हैं, हुँ, अब उनके लिए थोड़ी उनको दिक्कत हो जाएगी, थोड़े से उनको और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और हुँ, दूसरी बात जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनको उनके ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। तो कुल मिलाकर के अगर नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं। भारत के लिए अच्छा। फ़ायदा भी है। एक्सपोर्टर्स को हुँ, ज़ाहिर तौर पर फ़ायदा होगा। नंबर 2 हुँ, जो लोग भारत आना चाहते हैं हुँ, मान लीजिए हम लोग जैसे देश में बहुत सारे लोग हैं, उनके रिश्तेदार, उनके घरवाले जो बाहर रहते हैं, वो जब हुँ, डॉलर भेजेंगे यहाँ पे, तो डॉलर हुँ, दे कर के रुपया ज़्यादा मिलेगा। ये भी एक अच्छा। फ़ायदा ही हुँ, है। जो हुँ, मेडिकल हुँ, सुविधाओं के लिए आना चाहते हैं, उनको भी ज़ाहिर तौर पर फ़ायदा होगा। तो हर चीज़ के हुँ, अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। जो पर्यटक इंडिया हुँ, आना चाहते हैं, उनको हुँ, फ़ायदा होगा। तो कुल हुँ, मिलाकर के फ़ायदे-नुकसान होते हैं, लेकिन हाँ, देश के तौर पर, ज़ाहिर तौर पर नुकसान हमें ज़्यादा है क्योंकि महँगाई बढ़ने का खतरा सीधे तौर पर इससे होता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने ज़िक्र किया अंतर्राष्ट्रीय साख पर असर पड़ता है। जब आपका हुँ, रुपये वीक हो रहा है, आप अपनी हुँ, करेंसी को नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो हुँ, एक क्वेश्चन मार्क भी लगता है। ये संकेत हुँ, हुँ, समझ में आता है कि आपकी आर्थिक जो पॉलिसीज़ हैं या जो जिस तरीके से आप अर्थव्यवस्था सँभाल रहे हैं, रुपये को आप सँभाल नहीं पा रहे हैं, रुपये दिनों-दिन नीचे गिरता जा रहा है। और हमेशा हुँ, से ही जब एक सरकार होती है सत्ता में, तो जो उसकी प्रीवियस सरकार होती है देव, उसके हुँ, साथ हुँ, हमेशा हुँ, कंपैरिज़न होता है। तो ये कंपैरिज़न भी इस हुँ, वक़्त हो रहा है। हुँ। आपने बिल्कुल सही कहा, साख की बात सबसे बड़ी है क्योंकि साइकोलॉजिकली ज्योति आपने देखा होगा जब हम और आप किसी जर्नलिस्टिक अपने बैकग्राउंड से अलग हट के बिल्कुल साधारण निगाहों से इस ड्रॉप को देखते हैं, तो कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है, नेगेटिव ही फीलिंग आती है। इसका गिरना कोई हमारे हमको खुश कर देने वाला नहीं होता है, इसको देखते ही मन में पॉजिटिविटी की वाइब्स नहीं आती हैं, नेगेटिव वाइब्स ही आती है। अब आपने कहा है कि कुछ मामलों में इसका फ़ायदा है, कुछ मामलों में इसका नुकसान है। ऊपर वाला करे कि फ़ायदे ज़्यादा हों, हम लोगों को नुकसान कम हो। वो हो नहीं बट सकता। पॉइंट इज़ जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं अभी पढ़ रहा था इसके बारे में और आपको भी बताऊँ और अपने दर्शकों को भी बताऊँ कि जो बड़ी करेंसीज़ हैं, उन सब के कंपैरिज़न में रुपया गिरा है। बिल्कुल और सिर्फ़ एशिया डॉलर की के सबसे मुकाबले में नहीं। वीकेस्ट करेंसी एशिया की येस। वीकेस्ट करेंसी रूपी माना गया है इस साल। पूरा साल जो है रूपी ने जिस तरह से परफ़ॉर्म किया है, उसको लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या आपको कहीं नज़र आईं? ना पहले रूपी वीक होता था, तो प्रधानमंत्री की साख कमज़ोर होती थी। अब रूपी वीक होता है हुँ, देव, तो हुँ, साख कमज़ोर नहीं होती प्रधानमंत्री की। अब रूपी वीक होता है हुँ, तो डॉलर मज़बूत होता है। मैं ये बयान इसलिए दे रही हूँ, बात इसलिए कर रही हूँ, निर्मला सीतारमण से एक बार मुझे याद है सवाल पूछा गया था, कुछ पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि मैडम रूपी तो बड़ा वीक हो रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं? तो उन्होंने वो कहीं बोल रही थी, किसी प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा, "नो, नो, नो, रूपी इज़ नॉट कमज़ोर नहीं हो रहा है, रूपी वीक नहीं हो रहा है, ये तो डॉलर मज़बूत हो रहा है।" अब कोई क्या कर ले, सर पकड़ ले इस जवाब पे और ये देखिए ना 90 को क्रॉस कर गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मैंने कोई स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का नहीं देखा, कोई स्टेटमेंट मैंने किसी मीडिया संस्थान पे चर्चा होते हुए नहीं देखी। मैंने सेंट्रल मिनिस्ट्री से कोई स्टेटमेंट नहीं देखा। हालाँकि आज मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी उमा शंकर जी का, तो उन्होंने उस ट्वीट में लिखा कि आदेश आया है कि कोई भी चैनल डॉलर और रुपए पे बात नहीं करेगा। आप समझ जाइए। पहले तो आपको याद होगा जब रूपी वीक होता था तो पहली हेडलाइन होती थी, रोज़ ज्योति आप तो ख़ैर शाम में चर्चाएँ इकोनॉमिक्स का होती एक थी। प्रोग्राम भी करती थीं रेगुलरली, मुझे अच्छे से याद है। और आप के उस प्रोग्राम में आए दिन ये रूपी का गिरना या इससे संबंधित कोई भी बात या इन्फ्लेशन यानी कि महँगाई मुद्दा हुआ करता था। और महँगाई डायन खाए जाते एक बड़ा बड़ा मशहूर जुमला हुआ बड़ा करता था जिसको टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स खूब चलाते थे। वैसे तो ये एक सिनेमा था और सिनेमा का हिस्सा था लेकिन
टीवी न्यूज़ ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। वो गायब है आजकल, महँगाई डायन मर चुकी है। अच्छा, अब महँगाई ये डायन भी एक और चीज़, आप जब महँगाई की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि अभी आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ, उसने भारत को सी कैटेगरी में डाला है, जी, मैं अगर आपसे आपकी बात ही नज़र करने गई वाला हो। हूँ। हुँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये जो भारत का अकाउंट सिस्टम है, उस यानी कि जीडीपी मापने का, जीडीपी के जिस हिसाब से जीडीपी का आंकड़ा निकलता है, उसको मापने का जो तरीका है, उससे आईएमएफ सैटिस्फाइड नहीं है। उस मापने के तरीके पर दरअसल सवाल उठाए हैं। अब ये सवाल आईएमएफ ने अब उठाया है, लेकिन नोटबंदी के बाद से अगर आप देखेंगे, तो इसको लेकर बहुत सारे अर्थशास्त्री, एक जेएनयू के मशहूर अर्थशास्त्री हैं, आपने नाम सुना होगा, अरुण कुमार जी। उन्होंने इसको हाँ, लेकर सवाल उठाया कि तरीका जो है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि पुराने बेस ईयर का इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। आईएमएफ कह रहा था कि जीडीपी की जो उजली तस्वीर अभी हमने सेकंड क्वार्टर की 8.2% की देखी, दरअसल ये 8.2% आपको आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। वो हुँ, जो जिस तरीके से आंकड़ों को मैनिपुलेट किया गया है और जिस पुराने बेस ईयर से इसको मापा गया है, ये असली हकीकत नहीं है। अगर असली हकीकत होती, तो वो महँगाई भी नज़र आती। जो महँगाई लगता है कि परेशान कर ही नहीं रही। आम व्यक्ति कुछ पैसे लेकर जब सब्ज़ी लेने जाता है, आप ₹1000 लेकर जाइए, आपके 1000 बचते ही नहीं है। हुँ, आप फल और सब्ज़ी खरीदिए ज़रा, वो बचते ही नहीं है। तो आपने आम बिल्कुल लोगों कहा। के लिए और कोई बोल भी नहीं रहा है। हाँ, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है कि कोई बोल नहीं रहा है। या तो इसके 2 मतलब हैं, या तो लोग बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या बोलने के बाद की स्थितियों का डर है। हम लोग दोनों से परे हैं, अच्छी बात ये है, और इसीलिए शायद हम लोग बात कर पा रहे हैं। ये मेरा आखिरी सवाल है आज का, ज्योति। ये जो सी ग्रेड दिया गया है आईएमएफ के द्वारा, अ, और इसमें ये कहा गया है कि एडिक्वेट डेटा, यानी कि जो जितना डेटा भारत की तरफ से मुहैया कराया जाना चाहिए था, इनएक्यूरेट आईएमएफ डेटा। को वो नहीं मिला है। वो नहीं मिला है, जी। और चीन भी लगभग इसी कैटेगरी में रखा गया है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि चीन जैसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था भी अगर आईएमएफ के द्वारा इस ग्रेड में रखी गई है, तो आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत की विश्वसनीयता और चीन की विश्वसनीयता में अंतर है। ये लोकतांत्रिक देश है, चाइना में ऐसा नहीं है। भारत की ओवरऑल जो जितने भी आंकड़े भारत आईएमएफ को देता है, उन आंकड़ों को बी कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन जो सिर्फ जीडीपी मापने का आंकड़ा है, अकाउंट्स भारत का, उसको सी कैटेगरी में डाला गया है। भारत के आंकड़े अब तक काफ़ी विश्वसनीय, एडिक्वेट, एक्यूरेसी उसकी मानी जाती थी। लेकिन अब आईएमएफ को लग रहा है कि नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जो सरकारी संस्थानों की तरफ से डेटा आगे दिया जा रहा है, उस डेटा में ही जो सिंक नहीं है। वो डेटा सिंक नहीं होता है। वो डेटा एक जो डिपार्टमेंट है वो अलग डेटा दे रहा है, दूसरा अलग डेटा दे रहा है। तो ये इसकी भी कमी है। और जाते-जाते मैंने एक आंकड़ा निकाला है, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि मोदी सरकार में और मनमोहन सिंह सरकार में रुपये अब तक कितना गिरा है। अगर मैं मोदी सरकार के कार्यकाल की बात करूँ, जब मोदी जी ने सत्ता सँभाली थी, 2014 का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, उस वक़्त जो डॉलर की कीमत थी, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये लगभग ₹58.50 पर जो रुपी था, वो मोदी जी को ऐसे जब सत्ता सँभाली थी उन्होंने, तो ₹58.50 रुपए की कीमत 1 डॉलर के मुकाबले थी। लेकिन अब आते-आते, ये 11 साल है लगभग, तो अब आते-आते ये जो हो गई है कि 90.25, ₹90.25 हो गई है। तो ये जो अंतर है, ये 54% रुपी गिरा है मोदी जी के कार्यकाल में, जबकि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो रुपी में गिरावट आई है 10 साल की, वो लगभग 28% के आसपास की आई है। मनमोहन सिंह जी हुँ, ने जब सत्ता संभाली थी 2004 मई में, तब 1 डॉलर के मुकाबले रुपी की कीमत ₹54.50 थी। माफ़ कीजिएगा, ₹45.50 थी, और जब उन्होंने सत्ता छोड़ी 2014 मई में, तब ₹58.50 की थी, और ये गिरावट 28.6% थी, और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि मोदी जी के कार्यकाल में 54% की गिरावट है। तो यहीं से समझ में आता है कि रुपये को उस तरीके से शायद ये सरकार नहीं सँभाल पाई है। नहीं बहुत संभाल पा ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक सरकार में गलत-गलत और उजला कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। हर सरकार की अपनी ख़ामियाँ होती हैं और अपनी मज़बूतियाँ होती हैं, और इस सरकार के साथ भी वैसा है। हम उस तरह के आलोचक नहीं हैं, और जो ट्रांसपेरेंसी है आपकी तरह, जैसा आप अपने शोज़ में भी रखते हैं,
तो वो ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहनी चाहिए, जहाँ किसी की तारीफ़ करना बनता है, वहाँ होनी चाहिए और जहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ी आलोचना करनी पड़े, तो वहाँ पर भी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें आलोचना इसलिए आवश्यक हो जाती है, जो बात आपने शुरू में कही, उसी को आधार मानकर। इस रुपए के गिरने का सवाल वर्तमान प्रधानमंत्री ने ही पहले उठाया था और इसीलिए उन्हीं की नज़र से इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो ही इस वक़्त कमांड कर रहे हैं, वो ही इस वक़्त सत्ता के शिखर पर है और वो ही इस वक़्त पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहे हैं। इसलिए सवाल तो पूछे जाने चाहिए और सवाल पूछे जाएँगे, जब भी हुँ, कोई ईमानदारी से इसको एनालिसिस करेगा इसकी तो। शुक्रिया ज्योति आपका, आपने टाइम निकाला, बड़ा थैंक यू सो कीमती वक़्त मच। निकाला और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप निकालती रहेंगी। जी, बिल्कुल। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच।